आदित्य ने अपनी डेट की तेरहवीं में शहर के सभी गणमान्य नेताओं व बड़े-बड़े बिजनेसमैन को आमंत्रित किया। अपने डेट से जिन लोगों का करीबी रिश्ता था सबको बुलाया। आदित्य को पता था कि उर्वशी और जूही कभी नहीं आएगी उसके घर में, क्योंकि उन दोनों की जिंदगी केवल और केवल अखिलेश चोपड़ा के कारण ही बर्बाद हुई है। अखिलेश चोपड़ा की शक्ल से भी उन दोनों को नफरत है। अखिलेश चोपड़ा मृत था या जीवित, इससे उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता। जीवन रहकर भी उसने ऐसा क्या कर लिया जो वे दोनों उसे श्रद्धांजलि देने आए। फिर भी आदित्य ने मन में आश लेकर जूही को निमंत्रण भेजा, क्योंकि उसके मन में एक बार जूही से मिलने की बड़ी आशा है। उसने उर्वशी को इसीलिए निमंत्रण पत्र भेजा क्योंकि वो बिजनेस वर्ल्ड में एक जानी मानी हस्ती है और क्या पता कब उसके वो काम आ जाए। आदित्य के मन में झूठी उम्मीद ने डेरा डाल लिया कि उर्वशी और जूही दोनों आएगी, इसीलिए बार बार गेट की ओर उसकी नजर जा रही थी। नजर उर्वशी के लिए नहीं, जूही के लिए उठ रही थी। जूही को एक नजर देखने के लिए उसका मन बेचैन हो रहा था। अतिथियों का स्वागत करते करते बार बार नजर गेट की ओर जा ही रही थी। आदित्य की मां निशा ने उसकी अनमेश तक छिपी नहीं। वो ये भी समझ गई थी कि आदित्य किसी के लिए तो बेचैन है, वो कोई और नहीं जूही होगी। वो अभी भी दिल से जूही को ही चाहता है। एक क्षण के लिए भी शायद उसे भुला नहीं पाया। उर्वशी तो अपने पुराने ससुराल में नहीं आएगी, आदित्य को पता था। फिर भी उसने अपना फर्ज निभाया। भले ही उर्वशी का अब इस घर से कोई नाता नहीं है, मगर बिजनेस वर्ल्ड में उससे नाता तो है, इसीलिए आदित्य नकार नहीं सकता। उसने अचानक राघवेंद्र को आते हुए देखा तो आगे बढ़कर उसका स्वागत किया। आते ही राघवेंद्र ने सबसे पहले आदित्य से क्षमा मांगी और कहा, भाई माफ करना, आज उर्वशी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसीलिए साथ लेकर नहीं आ पाया। आदित्य को पता था कि राघवेंद्र झूठ बोल रहा है, फिर भी उसने औपचारिकता निभाते हुए कहा, माफी की कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, उर्वशी नहीं आ पाई, आप तो आ गए, बस मैं खुश हो गया। आदित्य ने जरूर हंसते हुए कहा, मगर उसकी नजर फिर गेट की ओर। क्या हुआ चोपड़ा साहब, कोई खास मेहमान आने वाला है क्या? बार बार आपकी गेट की ओर नजर जा रही है। मुस्कुराते हुए राघवेंद्र ने आदित्य से मजाक किया। नहीं नहीं, कोई खास मेहमान नहीं है, सब लोग आए कि नहीं वही देख रहा था। आइए आइए, आप अंदर आइए। आदित्य ने बहाना बनाया, पर राघवेंद्र को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था कि आदित्य किसके लिए इंतजार कर रहा था। उर्वशी ने उसे सब कुछ बताया है। रात के लगभग 11 बज चुके थे, सभी मेहमान जा चुके थे, परंतु अभी भी आदित्य के दिल में हलचल मची हुई है। वो बार बार यही सोच रहा है कि जूही क्यों नहीं आई। फिर उसे गुजरा हुआ वो दिन याद आ गया। ऐसा ही एक दिन था जब जूही के नाना जी की 13वीं थी। उसने मुझे बुलाया था, मैं जा सकता था, मगर मैंने उसे नेग्लेक्ट किया था। बहुत चोट लगी होगी उसको। ऐसे समय में अगर मेहमान ना आए तो सचमुच बहुत बुरा लगता है। और आज मैं कैसे उम्मीद कर रहा हूँ कि जूही आएगी। मेरे डैड ने उसके साथ जितना अन्याय किया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता, ना ही माफ किया जा सकता। इस घर में तो वो कभी नहीं आएगी। फिर भी मन में एक उम्मीद है कि शायद आ जाए। ये शायद मेरे मन की इच्छा है, क्योंकि मैं उसे एक नज़र देखना चाहता हूँ। सब मेहमान जा चुके हैं। यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहा है, बहुत रात हो गई, चलो अंदर, नौकर सब समेट लेंगे। निर्भय तो सो भी गया। माँ निशा की आवाज कानों में पड़ते ही आदित्य की तंद्रा भंग हुई। हाँ मोम, मैं भी थक गया, आप भी थक गई होगी, चलो चलकर आराम करते हैं। निर्भय कब सो गया, थोड़ी देर पहले ही गया है। कह रहा था दादी मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं जा रहा हूँ। अच्छा हुआ सो गया, कल उसे जल्दी नहीं उठाएंगे, कल संडे है, आराम से सोएगा और मैं भी थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। चलो मोम। आदित्य और निशा अपने अपने कमरे में चले गए। बिस्तर पर लेटे लेटे भी आदित्य जूही के बारे में ही सोच रहा था, कैसे किस तरह उसे मनाया जाए। अब तो डेट भी नहीं है, पर वो कैसे मानेगी। कल सुबह मोम से एक बार बात करेंगे। मोम अगर रिक्वेस्ट करेगी तो शायद मान जाए। हमारे घर आ जाएगी तो हमारा घर खुशी से भर उठेगा। निर्भय को भी एक बहुत अच्छी माँ मिल जाएगी और बहन भी मिल जाएगी। जिंदगी अब अकेले नहीं जिया जाता। ऐसा कोई नहीं है जिससे मन की बात करे, कोई तकलीफ हो तो शेयर कर पाए। सच ही कहा है किसी ने, अगर सच्चा जीवन साथी ना हो तो जीवन नरक जैसा लगने लगता है। जिंदगी का एक बियाबान रह गई है, बहुत हो गया। किसी भी तरह जूही को मनाना पड़ेगा। सोचते सोचते कब आदित्य की आंख लग गई उसे पता नहीं चला। निशा ने सुबह आदित्य और निर्भय किसी को भी जल्दी नहीं उठाया। सबके लिए नाश्ता तैयार करके डाइनिंग टेबल पर ही बैठे बैठे कुछ सोच रही थी। आदित्य की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। हमेशा अनमना सा रहता है। ऐसा कुछ किया, ऐसा लगता है जैसे किसी भी काम में उसका मन नहीं लग रहा है। फिर भी जबरन सब कुछ किए जा रहा है। मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जूही के ऑफिस में जाकर उससे बात करनी पड़ेगी।
अब तो आदित्य के डैड भी नहीं है, हो सकता है जूही को कोई ऐतराज ना हो, मैं उसे मनाऊंगी, रिक्वेस्ट करूंगी, गलती के लिए माफ़ी भी मांग लूंगी। अपने बेटे के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। चुपचाप बैठकर क्या सोच रही हो मोम? अचानक आदित्य की बात सुनकर निशा जल्दी से नींद से जाग उठी। गुड मॉर्निंग दादी, मुझे भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दो। निर्भय ने भी आकर बैठते हुए कहा। गुड मॉर्निंग माय स्वीट हार्ट, बैठ जाओ आप, मैं आपको नाश्ता परोस देती हूँ। क्या खाना है आपको? आज मुझे इडली और नारियल की चटनी खानी है दादी। इडली तो नहीं बनाई बेटा, मसाला डोसा, सांभर और चटनी बनाई है। आज यही खा लो, कल कुक को बता देंगे इडली बनाने के लिए। ठीक है दादी, फिर डोसा, सांभर और चटनी दे दो। गुड बॉय, मेरा प्यारा बेटा, बिल्कुल एम्बीडिएट बॉय। निर्भय के सिर पर हाथ फेरते हुए निशा ने कहा। कल राघवेंद्र आया था मगर उर्वशी नहीं आई। ऐसे समय में आना चाहिए था। उसने भले ही पुराना रिश्ता, परंतु रिश्ता तो था कभी। उसने ऐसे कैसे किया? बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर। निशा ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। उर्वशी का नाम सुनते ही निर्भय के चेहरे के हाव भाव बदल गए। पूरे चेहरे पर एक नफरत का भाव उभर आया। उसने झट से बोला, क्यों? उर्वशी नहीं आई तो क्या हुआ? अच्छा ही हुआ नहीं आई। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं तो उससे मिलना भी नहीं चाहता। कभी कभी मुझसे स्कूल में मिलने आ जाती है तो बेमन से मुझे मिलना पड़ता है। पापा, आप उनसे कह देना कि मेरे स्कूल में मिलने ना आए, मैं उनसे मिलना नहीं चाहता। जो माँ अपने बेटे को छोड़कर चली जाए और दूसरी शादी कर ले, ऐसी माँ के लिए मेरे मन में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। निर्भय की बात सुनकर आदित्य और निशा दोनों हक्का बक्का होकर उसे देखे जा रहे थे। क्या बोले कुछ समझ नहीं आया। अब निर्भय बच्चा नहीं है, किशोर अवस्था में कदम रखा है, रिश्तों का ताना बाना समझने लगा है। कई बार ऐसे बच्चे उम्र से पहले परिपक्व हो जाते हैं। निर्भय के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसके मन में अपनी माँ के प्रति ऐसी भावना पैदा हो गई। इसके लिए जिम्मेदार खुद उर्वशी ही है। फिर भी आदित्य ने उसे अच्छी शिक्षा देने के लिए प्यार से कहा, नहीं बेटा, बड़ों के लिए ऐसी बात नहीं करते। बड़े ही अगर अपना सम्मान खुद ना करें तो छोटे क्या सीखेंगे? पापा, आप मुझे मजबूर मत करना। आप उनसे कह देना स्कूल में मिलने ना आए। मैंने आपसे कहा था कि मैं मोटिवेशनल स्पीच देने वाली आंटी से मिलना चाहता हूँ, पर आपने मिलाया नहीं। वो आंटी मुझे बहुत पसंद है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आप मेरी एक भी बात नहीं मानते। थोड़ा सा गुस्सा हो गया निर्भय। निर्भय की पीठ पर हाथ फेरते हुए आदित्य ने कहा, पापा से गुस्सा नहीं करते बेटा, अभी तो हम दादाजी की तेरवी लेकर बहुत बिजी थे। अब एक दिन ले चलेंगे आपको मोटिवेशनल टॉक देने वाली आंटी से मिलाने के लिए। प्रोमिस पापा? प्रोमिस बेटा। निर्भय को देखकर आदित्य ने मुस्कुरा दिया तो वो खुश होकर खेलने चला गया। आदित्य और निशा दोनों के मन में ही कुछ चल रहा था, इसीलिए दोनों ही चुप बैठे थे। आदित्य सोच रहा था, जूही से कैसे मिलाऊं निर्भय को, कहाँ मिलाऊं? मैं उर्वशी के ऑफिस में नहीं जाना चाहता निर्भय को लेकर। जूही मेरे ऑफिस में बुलाने पर भी नहीं आएगी, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। इधर निर्भय मुझसे नाराज है। निशा मन ही मन सोचे जा रही थी, एक दिन जूही के ऑफिस में जाना पड़ेगा मुझे। आदित्य से पूछूंगी नहीं, आदित्य से पूछूंगी तो शायद मना करेगा। फिर भी मुझे उसकी पसंद नापसंद जान लेना चाहिए। अगर जूही ने मुझे अपमानित किया तो कोई बात नहीं, बेटे के लिए थोड़ा अपमान भी सह लूंगी। थोड़ा अपमान सहकर भी अगर मेरे बेटे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और जीवन में खुशियां आए तो अपमान के बदले ये खुशी ज्यादा कीमती है। पहले निशा ने ही चुप्पी तोड़ी। आदित्य, तुझसे एक बात पूछनी थी। मुझको क्या बात है मॉम? मैं एक दिन जूही के ऑफिस में जाना चाहती हूँ। जूही के ऑफिस में? क्यों? आश्चर्य से पूछा आदित्य ने। जूही के मन में क्या चल रहा है मैं जानना चाहती हूँ। जीवन को नए तरीके से जीने के लिए दोबारा सोचना चाहती है कि नहीं? नए तरीके से सोचने का अर्थ क्या कहना चाहती हो तुम? जानकर भी थोड़ा अनजान बन रहा था आदित्य। यही कि तुमसे शादी करेगी कि नहीं, मैं भी इस बारे में आपसे बात करना चाहता था मॉम, मगर कुछ दिन इतना व्यस्त हो गए थे कि समय ही नहीं मिला। इसीलिए मैंने जूही को निमंत्रण पत्र भेजा था, परंतु वो नहीं आई। मुझे पता है इतनी आसानी से वो इस घर में नहीं आएगी। तुम जाकर भी क्या करोगी? मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगी, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग लूंगी। अगर मेरे माफ़ी मांगने से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ आ सकती है तो एक बार नहीं 100 बार माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी में तुम्हारी खुशी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पूरा घर सुना सुना सा हो गया। इस घर में हंसी के ठहाके लगने चाहिए, मगर चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। कई बार निर्भय भी गुमसुम सा हो जाता है। हो सकता है अपनी माँ के लिए उसका दिल तड़पता है। अब तक तुम्हारे डैड थे इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानती थी तुम्हारे डैड जब तक है तब तक जूही कभी भी हमारे घर में नहीं आएगी। कहते कहते निशा की आंखें नम होने लगी। मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा मोम, अगर एक हद से आगे झुकना भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, एक और बात, निर्भय जूही से मिलना चाहता है।
इस बारे में उसे एक बार बता देना, पूछ लेना वो कहाँ और कैसे मिल पाएगी। जूही अगर हमारे घर आ जाएगी तो निर्भय भी बहुत खुश रहेगा, उसे भी तो माँ का प्यार नहीं मिला है। मगर ये संभव होगा कि नहीं पता नहीं। अभी से तुम बहुत ज्यादा उम्मीद मत लगाओ, क्योंकि जब उम्मीद टूट जाती है तो दिल को बहुत दुख होता है। आज मैं समझ पा रहा हूँ कि मैंने जूही को उस हालत में छोड़कर कितना बड़ा पाप किया था, कैसे हालत से गुजरी होगी वो, कितना कष्ट सहा होगा उसने, फिर भी अबॉर्शन नहीं किया। हमारे प्यार की पहली निशानी को इस दुनिया में लाकर बहुत कुछ सहा उसने। मैं तो केवल अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मगर जूही इसके लिए भी मुझे मौका नहीं दे रही। सही है, मुझे ऐसी ही सजा देनी चाहिए, मैं इसी लायक हूँ। आदित्य की आंखों, दोनों आंखों की कोरों से आंसू छलक आए। ठीक है, एक दिन निर्भय को स्कूल भेजकर मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तुम मुझे जूही के ऑफिस के सामने छोड़कर अपने ऑफिस निकल जाना, फिर तुम लौटोगी कैसे? तू आ जाना, 1 घंटे के बाद मुझे घर छोड़ देना। निर्भय के स्कूल से आने से पहले ही मुझे घर पहुंचना होगा। मुझे नहीं दिखेगा तो फिर गुस्सा होकर बैठ जाएगा, स्कूल ड्रेस भी चेंज नहीं करेगा, ना ही खाना खाएगा। मुझे उसकी आदत पता है, स्कूल से आकर सबसे पहले गेट से ही आवाज लगाता है, दादी कहाँ हो, मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना दो। दुख के बीच में भी निर्भय की बातें करके निशा ने मुस्कुरा दिया तो आदित्य भी मुस्कुरा पड़ा। निर्भय ही तो है जिसके कारण निशा और आदित्य के जीवन में बगिया खुशी के फूल खिले हुए हैं और जीने की जिजीविसा है। जब वो छोटा सा था तब उसकी तोतली बोली, उसकी मीठी सी मुस्कान, उसकी आंखों में जादू सा आकर्षण और भोलापन दोनों का मन मोह लेता था। उठते बैठते इसके इर्द गिर्द दोनों घूमते रहते थे और जीवन को एक नए तरीके से जीने की उमंग भर लेते थे मन में। वरना दोनों के जीवन में एक ही अजीब सा सूनापन था। जूही को खोकर आदित्य का जीवन जैसे एक बियाबान बन गया, ठीक वैसे ही निशा अपने पति अखिलेश चोपड़ा के सामने कभी मन की इच्छा जाहिर नहीं कर पाई, केवल उसके कदमों से कदम मिलाकर चलती रही, कभी जाना ही नहीं कि उसका अलग वजूद क्या है। किसी न किसी कारण से माँ बेटे दोनों के जीवन में एक अजीब सूनापन है। चपरासी ने आकर जूही को खबर दी, मैडम जी कोई एजेड लेडी आपसे मिलना चाहती है, अंदर भेजो क्या? सुनकर जूही सोच में पड़ गई। कोई एजेड लेडी मुझसे मिलना चाहती है? कहीं मोम तो नहीं आई? मोम क्यों आएगी? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ऑफिस आई हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी? प्रॉब्लम होती तो मोम पहले फोन करती, बिना कोई खबर दिए मोम नहीं आ सकते। फिर कौन हो सकती है? इतनी भी क्या आवश्यकता आ गई कि ऑफिस आना पड़ा? जरूर कोई बड़ी बात होगी, वरना ऑफिस क्यों आएगी? जूही अभी सोच की दुनिया में विचरण कर रही थी कि उसके कानों में चपरासी की आवाज आकर टकराई। मैडम जी आपने कुछ बताया नहीं, उस लेडी को भेजूं कि नहीं? अचानक जूही की सोच को विराम लगा। हाँ हाँ भेजो, देखते हैं कौन है। निशा चोपड़ा दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। जूही का फोटो देखा था आदित्य के पास, इसलिए पहचानने में कोई परेशानी नहीं हुई। इससे पहले कभी जूही से मिली नहीं, अगर समझ गई कि यही जूही है। निशा चोपड़ा ने धीरे से पूछा, मैं अंदर आ सकती हूँ? जूही कुछ फाइल देखने में व्यस्त थी, आवाज भी जानी पहचानी नहीं लगी, इसलिए एकदम से नजर उठाकर दरवाजे की ओर देखा तो चेहरा भी पहचान में नहीं आया। इससे पहले कभी इनसे मैं मिली नहीं। आखिर है कौन, क्यों आई है? कहीं आदित्य ने तो नहीं भेजा? आदित्य का भरोसा नहीं, कुछ बात करने के लिए भेज भी सकता है, आजकल मुझे मनाने में लगा हुआ है, मगर कोई फायदा नहीं, मैं अपने डिसीजन पर बिल्कुल अटल हूँ। जूही को चुप देखकर दोबारा निशा चोपड़ा ने पूछा, आपने कुछ कहा नहीं, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या प्लीज? हाँ हाँ आ जाइए, बैठिए। उम्र में बड़ी होने के नाते सम्मान बरतते हुए जूही ने कहा। निशा चोपड़ा ने बैठते हुए कहा, थैंक यू बेटा। जूही फिर सोच में पड़ गई। बेटा? कोई अनजान लेडी मुझे पहली ही मुलाकात में बेटा कह रही है, इसका अर्थ है मेरे बारे में पहले से जानती है। मगर है कौन? जिज्ञासावश जूही ने विनम्रता से पूछा। आप मुझे पहले से जानते हैं क्या? मैं तो आपको नहीं जानती, पहले अपना परिचय तो दीजिए। हाँ बेटा, परिचय देने का मौका ही नहीं मिला। मैं निशा चोपड़ा, आदित्य चोपड़ा की माँ। एक प्यारी सी मुस्कान बिखेरते हुए निशा चोपड़ा ने कहा। ओह, तो आप आदित्य चोपड़ा की मोम हैं। पहले आपसे मैं मिली नहीं, परंतु आपने मुझे पहचाना कैसे? जूही की नज़र में प्रश्नवाचक चिन्ह उभर आया। जूही मन ही मन सोचने लगी, जिसका मुझे अंदेशा था वही हुआ। आदित्य चोपड़ा ने जरूर कोई बात करने के लिए भेजा है मोम को। देखती हूँ क्या बातें करती है। मैंने आदित्य के पास तुम्हारी फोटो देखी थी, इसीलिए पहचान गई। ऑफिस के बारे में भी आपके बेटे ने ही बताया होगा, तभी तो आप ठीक से पहुँच गई। आदित्य मेरे साथ आया था, मुझे छोड़कर ऑफिस दिखाकर अपने ऑफिस चला गया।
ओह अच्छा, इसका अर्थ है आपको मिस्टर आदित्य चोपड़ा ने नहीं भेजा है। नहीं बेटा, उसने नहीं भेजा, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। उसे केवल छोड़ने के लिए कहा था, इसीलिए छोड़कर ऑफिस निकल गया। मुझसे क्या काम हो सकता है जो मुझसे मिलने आई है आप? विनम्रता से पूछा जूही ने, परंतु मन ही मन थोड़ा गुस्सा भी था। अभी इस कमरे में कोई किसी काम से आएगा तो नहीं? मेरा मतलब है पूरी प्राइवेसी की नहीं। मुझे जो बात करनी है, मुझे प्राइवेसी मेंटेन करना चाहती हूँ, मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा निशा चोपड़ा ने। निशा चोपड़ा की बात सुनकर जूही समझ गई कि आदित्य के बारे में ही कुछ बातें करने आई है। निशा चोपड़ा कुछ भी हो, है तो मुझसे बड़ी, तो मुझे भी सम्मान से बात करनी चाहिए। मैं धैर्य के साथ सुनूंगी क्या कहना चाहती है। मुझे चाय कॉफी के बारे में आप 5 मिनट वेट करिए, छोटा सा काम निपटा। जरूर बेटा, मैं वेट कर रही हूँ। जूही की ओर देखकर मन ही आदित्य ने यूं ही इसे पसंद नहीं किया था। आदित्य के पापा ने गलती तो हुई है, हमें लड़की से एक बार मिल लेना चाहिए था, परंतु आदित्य के पापा तो पुरानी दुश्मनी नहीं भुला पाए। दोनों लिव इन में रहते हैं। सुनकर और भड़क गए थे। पुरानी गलती को सुधारने की कोशिश करूंगी, देखती हूँ कहाँ तक सफल होती है। थोड़ी देर में माधव 2 कप कॉफी लेकर आया और टेबल पर रख दिया। जूही ने माधव से कहा, माधव जाते समय दरवाजा बंद कर देना और दरवाजे के बाहर तुम रहना, कोई आना चाहे तो कहना। मैडम अभी बिजी है, किसी से जरूरी बातें चल रही है। ठीक है मैडम जी। माधव ने दरवाजा बंद कर दिया और बाहर खड़ा हो गया। कॉफी का कप बढ़ाते हुए जूही ने कहा, लीजिए आंटी कॉफी लीजिए। थैंक यू बेटा, निशा ने मुस्कुराकर कहा। बहुत समय नहीं दे सकती जूही, इसीलिए कॉफी पीते पीते जूही ने पहला सवाल किया। हाँ बताइए आंटी, आप मुझसे क्या बताना चाहती हैं? थोड़ा सा सोचते हुए निशा चोपड़ा ने कहा, मेरी किसी बात को अदरवाइज मत लेना जूही बेटा। क्या तुम दोबारा जिंदगी को लेकर सोच नहीं सकती? दोबारा सोचने का मतलब कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि जीवन भर अकेली रहना चाहती हो या फिर से शादी करना चाहती हो? मेरी एक बेटी है आंटी, मेरे ख्याल से आपको पता है, आदित्य ने बताया होगा। अपनी बेटी की जिंदगी मेरे लिए सबसे कीमती है। दोबारा शादी करके मैं उसे किसी भी तरह की परेशानी में या बैड कंडीशन में नहीं डालना चाहती। सचमुच तुम बहुत ही किस्मत वाली हो। हमारे समाज में बिना शादी के एक बेटी को जन्म देना और उसको पालना बहुत ही डिफिकल्ट काम है। मैं तो कहूँगी डिफिकल्ट ही नहीं, इम्पॉसिबल सा है। पता नहीं कैसी कैसी प्रॉब्लम से तुम गुजरी हो, सोचकर भी कभी कभी मैं घबरा जाती हूँ। तुम्हारे लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया है बेटा। रिस्पेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है आंटी, बड़ी बात मेरी बेटी की जिंदगी है। अगर मैं उसकी अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पाऊँ तो फिर माँ बनना तो गलत निर्णय हुआ ना। वैसे भी इस कंडीशन से गुजरने का कारण आप ही लोग हैं। अब आप लोगों ने ही तो मुझे एक्सेप्ट नहीं किया था। आपके बेटे ने तो जानबूझकर मेरे साथ धोखा किया। जूही के चेहरे पर नफरत और गुस्से का मिला जुला भाव उभर आया। आदित्य की ओर से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। आदित्य को माफ कर देना, उससे गलती हुई है। तुम्हारे साथ इस तरह का बर्ताव उसे नहीं करना चाहिए था। कहीं ना कहीं वो भी मजबूर था, परंतु मजबूरी जिंदगी से बढ़कर नहीं थी। सब कुछ जानते हुए भी उसे ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। उसने हमसे इस बारे में कभी डिस्कस भी नहीं किया। बात इतनी आगे बढ़ गई, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। कुछ ही दिन पहले ही तो पता चला है सब कुछ। मेरे हिसाब से उसके डैड को भी नहीं पता था। पता होता तो आप और आपके हस्बैंड मुझे एक्सेप्ट कर लेते क्या? आप लोगों ने तो मुझे चरित्रहीन करार दे दिया। क्या लड़की ही केवल चरित्रहीन होती है, लड़के नहीं होते? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मगर आदित्य ने भी तो गलती की है, तो आदित्य को मेरा साथ देना चाहिए था। खैर छोड़िए, इन सब बातों से अब रखा ही क्या है। मुझे जो भुगतना था मैंने भुगत लिया, जितना अपमान सहना था सह लिया। अब मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक से पटरी पर चल रही है, तो फिर पुराने जख्म कुरेदने से क्या फायदा? बिना झिझक जूही सारी बात कह गई। बेटी, मैं चाहती हूँ तुम्हारी बेटी को उसके पापा का नाम मिले। पापा के नाम के बिना हमारा समाज किसी को सर ऊंचा करके जीने नहीं देता, और एक लड़की के लिए तो ये और भी ज्यादा मुश्किल काम है। कल जब उसकी शादी होगी तो सबसे पहले लोग पूछेंगे कि पिता का नाम क्या है और पिता क्या करते हैं। आज भी समाज इतना नहीं बदला है। आदित्य भी चाहता है अपनी भूल का प्रायश्चित करना, अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहता है।
उसे एक मौका दे दो बेटा, मैं तुम्हारे आगे झोली फैलाकर भीख मांग रही हूँ। आदित्य की खुशी उसे लौटा दो, कहते कहते निशा चोपड़ा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो आदित्य ने आपको भेजा है मुझसे बात करने के लिए, खुद क्यों नहीं आया? हिम्मत हो तो खुद आकर मुझसे बात करे और मेरा सामना करे। कहते कहते जूही थोड़ी रूड हो गई। नहीं बेटा, आदित्य ने नहीं भेजा मुझे, मैं खुद ही आई हूँ। आदित्य की हालत दिन प्रतिदिन बहुत खराब होती जा रही है। कभी कभी तो बैठकर इतना पीता है कि होश ही नहीं रहता। उसकी हालत देखकर मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तुम्हारे सिवा किसी से शादी भी नहीं करना चाहता। कहता है एक बार डैड के प्रेशर से आकर शादी करके देख लिया, दोबारा मुझे ऐसी गलती नहीं करनी। मेरी जिंदगी में जूही के अलावा किसी को जगह नहीं मिल सकती। मैं किसी को प्यार नहीं दे सकता। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आदित्य के पापा तो नहीं रहे, आदित्य ही मेरा एकमात्र सहारा है। निर्भय के लिए भी मुझे चिंता रहती है। उसे माँ का प्यार तो मिला नहीं, केवल हम दोनों ही उसके करीब हैं। आपकी बात मुझे समझ में आ रही है, मगर मैं जिस हालत से गुजरी हूँ आपको पता नहीं है। मेरे कारण मेरे डैड बीमार हो गए, आज भी बीमार है। मैंने अपने लिए तो जी लिया, मगर मॉम डैड को बहुत दुख दिया। बाकी जिंदगी मैं अपनी बेटी और मॉम डैड के लिए जीना चाहती हूँ, और समय मिलेगा तो दूसरे बच्चे के लिए जीना चाहती हूँ। इसीलिए मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। मुझसे जितना बना पड़ेगा मैं बच्चों की अच्छी शिक्षा देना चाहती हूँ, ताकि मेरी तरह कोई गलत रास्ते पर न चले। तो तुम आदित्य से शादी करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो बेटा? तुम अपना फैसला नहीं बदल सकती क्या? तुम्हारे मॉम डैड को समझाया नहीं जा सकता क्या? तुम कहो तो मैं जाकर उनसे माफी मांग लूं और उनसे तुम्हें मांग लूंगी। क्या तुम हमारे लिए इतना नहीं कर सकती बेटा? निर्भय तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब से तुम्हारा टॉक सुना है तब से वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। क्या उर्वशी निर्भय से नहीं मिलती? उसे अपनी माँ से प्यार नहीं मिलता? क्या बताऊं बेटा, निर्भय अब बड़ा हो गया, अब समझता है। जब से सुना उसकी माँ ने दोबारा शादी कर ली तब से बहुत नफरत करने लगा है अपनी माँ से। कल ही तो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, उर्वशी से कह दो मुझसे मिलने ना आए। वो मेरी माँ नहीं हो सकती, माँ ऐसी नहीं होती। माँ तो जूही आंटी जैसी होती है, कितनी अच्छी अच्छी बातें करती है और बच्चों से कितना प्यार करती है। निशा चोपड़ा की बात सुनकर जूही के मन में आदित्य के लिए ना सही, निर्भय के लिए प्यार उमड़ आया। उसके लिए जूही का मन तड़प उठा। बेचारा निर्भय, अपनी माँ का प्यार भी नहीं मिलता उसे, अपनी माँ से नफरत करने लगा है। ये तो अच्छी बात नहीं है। उससे मिलकर उसे समझाना पड़ेगा। वैसे भी उर्वशी मेरी फ्रेंड है, फ्रेंड होने के नाते मेरी ड्यूटी भी बनती है। मगर कैसे मिलूं उससे? हाँ, उसके स्कूल में जाकर अवश्य मिल सकती हूँ। इसी बहाने फादर एल्बर्ट मैथ्यू से भी मिलना हो जाएगा। क्या सोच रही हो बेटा? तुमने बताया नहीं। क्या तुम निर्भय से नहीं मिल सकती? निशा ने दोबारा प्रश्न किया। हाँ आंटी, मैं वही सोच रही थी, कहाँ मिलूं निर्भय से। मैंने सोचा उसके स्कूल में जाकर मिलूंगी, इसी बहाने मुझे फादर से भी मिलने का मौका मिल जाएगा। कल ही जाकर मिलती हूँ उससे, आप निर्भय को बता देना। निशा ने खुश होकर कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू बेटा, निर्भय सुनकर खुश हो जाएगा। पर क्या तुम आदित्य से उसकी बेटी को नहीं मिला सकती? नहीं आंटी, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्पष्ट बात करना पसंद करती हूँ। मैंने अपनी बेटी को अभी तक नहीं बताया कि उसके पापा कौन है, और तब तक नहीं बताऊंगी जब तक वो सब कुछ समझने लायक नहीं हो जाएगी। उसने भी अपने स्कूल में अपने फ्रेंड से बहुत सी बातें सुनी है, मेंटल टॉर्चर सहा है, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बताया। समय आएगा तो बताऊंगी। हाँ, इतना अवश्य वादा करती हूँ कि कभी कभी मैं निर्भय से जाकर उसके स्कूल में मिलूंगी, ताकि उसे खुशी मिले। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। बाकी मुझसे और कोई उम्मीद मत करिए। मेरे लिए मेरी बेटी और मेरे मॉम डैड ही सब कुछ है। मेरे पास आदित्य का नंबर है। एक दिन मैं आदित्य को अच्छे से सारी बातें स्पष्ट कर दूंगी, ताकि वो कभी मेरी बेटी से मिलने की कोशिश ना करे, और ना ही उसे ये बताए कि उसके पापा कौन है। बहुत दृढ़ता के साथ कहा जूही ने। जूही की दृढ़ता देखकर और स्पष्ट बातें सुनकर निशा को इतना समझ में आया कि जूही अपने निर्णय पर अटल है। वो किसी की बात सुनने वाली नहीं है। उसका व्यक्तित्व खुद ही बता रहा है कि उसमें काफी स्ट्रॉन्गनेस है। समाज ने उसे बहुत तिरस्कार और अपमान मिला है, तभी वो इतनी कठोर हो गई है। आदित्य ने भी उसके साथ कभी अच्छा नहीं किया, इसीलिए आदित्य के प्रति उसके मन में कोई खिंचाव नहीं दिख रहा है। ठीक है बेटा, फिर मैं चलती हूँ। तुमने निर्भय से मिलने का वादा किया है, इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। कहकर निशा निकलने लगी तो जूही ने पूछा, आप कैसे जाएंगी आंटी? आदित्य को फोन करूंगी, थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है बेटा, मैं चलती हूँ। तुम अपना काम करो, मेरे लिए चिंता मत करो। मैं बाहर बैठकर इंतजार कर लूंगी। आंटी एक बात है, आदित्य आए तो उसे मेरे पास भेज सकती हैं क्या? मुझे 5 मिनट उससे बात करनी है। क्यों नहीं बेटा, भेज दूंगी। मैं कार में इंतजार करूंगी। मन में उदासी फिर भी निशा चोपड़ा ने थोड़ी सी मुस्कान बिखेरते हुए कहा।
निशा चोपड़ा दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और जूही उसे जाते हुए एकटक देख रही थी और सोच रही थी, वक्त वक्त की बात है, आदित्य चोपड़ा ने मुझे दोराहे पर छोड़ दिया था। उसके मॉम डैड ने तो मुझसे मिलना भी अपना अपमान समझा। आज झोली फैलाकर मुझसे भीख मांगने आई हो सकता है निशा चोपड़ा की कोई गलती नहीं हो, मगर किसी गलत व्यक्ति का साथ देना भी तो गलती है। खैर, हमारे समाज में घरेलू औरतों को अपने पति के सामने झुकने की परंपरा है। नसीब है आज जब पति नहीं है तो निशा चोपड़ा का आत्मविश्वास खुलकर सामने आया है, जिसे अब तक उसके पति ने दबा कर रखा था। औरतों के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक दीर्घ श्वास छोड़कर निशा अपने काम में व्यस्त हो गई। जूही एक फोन कॉल में बिजी थी। आदित्य ने धीरे से दरवाजा खोलकर विनम्रता के साथ पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आवाज सुनकर जूही की नजर दरवाजे की ओर उठी तो देखा सामने आदित्य है। उसने इशारे से आदित्य को अंदर आने और बैठने के लिए कहा। आदित्य जाकर जूही के सामने कुर्सी पर बैठ गया और तिरछी नजर से जूही को देखकर मन ही मन सोचने लगा, वाह, इस कुर्सी पर बैठकर जूही कितनी स्मार्ट लग रही है। उसका व्यक्तित्व निखर आया है। अब वो पहले की जूही से ज्यादा पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग लग रही है, बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। इंटेलिजेंट तो है ही, साथ ही अब इंटेलेक्चुअलिटी भी आ गई, जो उसके चेहरे से स्पष्ट झलकती है। समय की थपेड़ों से व्यक्तित्व काफी सशक्त भी हो गया है। सच्ची तो इंसान को जब चोट पर चोट लगती है तो वो दर्द भी भूल जाता है, दर्द सहने की आदत भी पड़ जाती है। अब शायद छोटी मोटी बातों का असर जूही पर नहीं होता। मुझे बुलाया, पता नहीं क्या बात करने वाली है। जो भी बात करे मैं सॉफ्टली आंसर दूंगा। गलती मेरी है तो बर्दाश्त तो मुझे करना ही पड़ेगा। इतने साल ऑफिस में जीएम का पद संभालते संभालते जूही को ऑफिशियल डेकोरम मेंटेन करने की तो आदत पड़ ही गई है। वही डेकोरम मेंटेन करते हुए उसने आदित्य से पूछा, चाय लोगे या कॉफी? तुम्हें तो मालूम है जूही, मैं कॉफी पसंद करता हूँ, वो भी ब्लैक कॉफी। आज जूही किसी भी बात पर आदित्य को बिल्कुल भी ढील देने वाली नहीं थी, इसीलिए आदित्य की बातों का जवाब भी उसी अंदाज में दिया। बात बहुत पुरानी हो गई आदित्य, पुरानी बातें याद रखना मैं जरूरी नहीं समझती। आदित्य को भूल चुकी हूँ। तुमने कहा ब्लैक कॉफी, तो ठीक है, ब्लैक कॉफी मंगाते हैं। ओह, आई एम सॉरी, मुझे याद ही नहीं रहा कि बातें बहुत पुरानी हैं। ऑफ कोर्स बहुत पुरानी बात है। उन बातों पर बहुत मोटी धूल की परत जम चुकी है। धूल की परत हटाने की नाकाम कोशिश क्यों कर रहे हो? फॉरगेट पास्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कॉफी पीते पीते जूही ने बात शुरू की, आदित्य, आज तुम्हारी मोम आई थी, तुम्हें तो पता ही है, मैंने निर्भय से मिलने का वादा कर लिया। वैसे भी मैं बच्चों को सही संस्कार और सही दिशा देने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश कर रही हूँ, इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे मिलना चाहिए। वैसे भी निर्भय उर्वशी का भी बेटा है, तो मेरा फर्ज बनता है। जूही की बात सुनकर आदित्य को थोड़ा गुस्सा आया, परंतु कंट्रोल करते हुए कहा, बुरा मत मानना जूही, निर्भय केवल मेरा बेटा है, परंतु उर्वशी तो निर्भय से वीक में एक बार मिलती है, परंतु निर्भय पसंद नहीं करता। उसे जब से पता चला उसने दूसरी शादी कर ली, तब से नापसंद करता है। हाँ, तुम्हारी मोम ने मुझे बताया, परंतु ये बात अच्छी नहीं है। वो तो बच्चा, उसके मन में नफरत की भावना नहीं होनी चाहिए। मैं उससे मिलकर उसे समझा दूंगी। देख लेना, समझाकर। मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने निर्भय से मिलने का वादा किया। तुम्हें जो बातें करनी है कर लेना। निर्भय तुम्हें बहुत पसंद करता है, तुम्हारी अच्छी अच्छी बातें उसे बहुत अच्छी लगती है। निर्भय से तो मैं मिल लूंगी, मगर तुम्हें कुछ और बात करने के लिए बुलाया है। कौन सी बात? थोड़ी देर चुप रहने के बाद सोचते हुए जूही ने फिर कहना शुरू किया, आज तुम्हारी मोम ने जो भी कहा, मैं एक बात नहीं मान सकती। मानने का तो सवाल ही नहीं उठता। बहुत मुश्किल से मैंने सब कुछ भुलाया है, लाइफ को सेटल किया। दोबारा मेरी जिंदगी में हलचल हो मैं नहीं चाहती। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें उर्वशी का बहुत बड़ा हाथ है, इसीलिए उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूल सकती। उर्वशी के प्रति मैं भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि उसने मेरे बुरे वक्त में तुम्हारा सहारा दिया है और तुम्हें सपोर्ट किया है। तुम्हें सपोर्ट तो मैं भी कर सकता था, परंतु तुमने चाहा नहीं। तुम्हें ये बात कहने में शर्म नहीं आई? धक्का देकर गर्त में गिराने के बाद सहायता के लिए हाथ बढ़ाते हो, ये कौन सी दुनिया का दस्तूर है? मुझे नहीं पता। हाँ, शायद तुम जैसे अमीरों की दुनिया का दस्तूर होगा। तुमने जो भी किया उसके बाद चाहने का कोई सवाल उठता है क्या? कोई भी वेल एजुकेटेड स्वाभिमानी लड़की कभी चाहेगी क्या? खैर छोड़ो ये सब बातें। मुझे तुमसे कहना है कि तुम कभी मेरी बेटी से नहीं मिल सकते हो, क्योंकि उन्हें मैंने नहीं बताया कि उसके डैड कौन है। जब तक वो सब कुछ समझने लायक न हो जाती, मेरा मतलब बड़ी नहीं हो जाती, तब तक मैं उसे ये राज कभी नहीं बताऊंगी, ना उससे तुम्हें मिलने की परमिशन दूंगी। अगर तुम मेरी ये बात मान सकते हो तो मैं भी निर्भय से मिलूंगी। तुम्हें ये बात माननी ही पड़ेगी। मैंने सिस्टर मैरी से भी कह दिया, तुम स्कूल में जाकर भी उससे नहीं मिल सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं कानून का सहारा लूंगी। इसे मेरी धमकी मत समझना। मैंने अपनी बात कही है, दृढ़ता के साथ। कहते कहते जूही थोड़ी रूड हो गई। जूही, तुम मुझसे इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही हो? क्या इससे तुम्हें खुशी मिल जाएगी? एक बार मुझे माफ नहीं कर सकती क्या? तुम मोम आई थी तुमसे माफी मांगने के लिए,
इतना तो सोचो, उनकी कोई गलती नहीं है, वो बेचारी तो कुछ जानती ही नहीं थी, डैड के सामने उनकी तो चलती ही नहीं थी। तुमने सभी कुछ तुमने कभी सब कुछ बताने की कोशिश की थी क्या? तुम्हारे डैड का सामना करने का साहस तुम में नहीं था। फिर किस कुत्ते पर लिव इन में रहने आए थे? या फिर सोचा था कि जूही का क्या कर लेगी? आखिर एक लड़की ही तो है। तुम मर्द लोग कब तक लड़कियों को अंडर एस्टिमेट करते रहोगे? मोम की गलती नहीं है, कैसे कह सकते हो? गलत का साथ देना भी तो गलती है। रहा सवाल तुम्हारी मोम का, तो उनको जो समझना था मैंने अच्छे से समझा दिया। तुम उनसे बात कर लेना प्लीज। जूही, मुझे लेखा से मिलने दो, मेरा दिल बहुत तड़पता है उसके लिए। उससे मैं क्या कहूँ आदित्य, यही कि ये शादी से पहले ही पैदा हो गई थी। मैं कुंवारी माँ हूँ, हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे और तुमने मुझे धोखा दे दिया। इन सब बातों को समझने के लिए वो भी बहुत छोटी है, केवल 8th क्लास में पढ़ती है। ये बात नहीं समझेगी। जब बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ उसे बता दूंगी, तब मिल लेना उससे। उसे जब सब कुछ पता चल जाएगा तब खुद ही आएगी तुमसे सवाल जवाब करने। उसकी बातों का उत्तर तो तुम्हें देना ही पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहना। जूही ने स्ट्रांगली अपनी बात रखी। मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, जवाब देने के लिए तैयार हूँ, प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम मुझे एक मौका दो। ये संभव नहीं है। लेखा मेरे मॉम डैड की देखरेख में बड़ी हुई है, मुझसे ज़्यादा उसका हक है उस पर। बहुत प्यार करते हैं दोनों। सबसे बड़ी बात, केवल मैं ही नहीं, मेरे मॉम डैड मुझसे ज़्यादा तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हारा नाम सुनते ही दोनों की क्या हालत होगी मुझे पता नहीं। मैं उनकी ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकती। मेरी ज़िंदगी में मेरी बेटी और मॉम डैड से बढ़कर कोई भी नहीं है। मेरे कारण मेरे डैड डिप्रेशन में चले गए। लेखा के कारण उनका डिप्रेशन कुछ तो कम हुआ, मगर पूरी तरह से गया नहीं। मुझे उनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, एक-एक कदम संभल कर चलना पड़ता है। अपने लिए मैंने बहुत जी लिया, अब मैं उनके लिए जीना चाहती हूँ। वैसे भी मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, उनका ध्यान रखना मेरी ड्यूटी है। बस मुझे और कुछ नहीं कहना। इसके आगे तुम कुछ कहो भी मत। मैं चाहती थी फ़ोन से बात करूं, मगर तुम आओगे सुनकर रूबरू बात करने का सोचा। जूही ने बहुत सख्ती से अपनी बात आदित्य के सामने रखी। बात करते-करते जूही के चेहरे पर हाव-भाव और रूखापन देखकर आदित्य समझ गया, जूही उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। प्यार तो दूर, जूही उससे नफरत ही करती है। आदित्य ने बहुत सोचकर बातें की, मगर जूही का ये रवैया उसकी आंखों में आंसू ला दिए। 2 बूंद निकलकर उसके गालों पर आ गिरी। आज पहली बार जूही ने इस तरह आदित्य को अपने सामने रोते हुए देखा। उसे बुरा भी लग रहा था, मन ही मन खुशी भी हो रही थी, ये सोचकर कि वक्त-वक्त की बात है, सबका वक्त हमेशा बुरा नहीं होता, हमेशा अच्छा भी नहीं होता। वक्त सब कुछ सिखा देता है इंसान को। तुम समझो, जब मुझे बुरी हालत में त्याग दिया था और उर्वशी का हाथ पकड़ लिया था, तब कितने आंसू मैंने बहाए होंगे। तुम चाहते हो अपने डैडी का विरोध कर सकते थे, परंतु तुम ऐशो आराम छोड़ना नहीं चाहते थे। धन संपत्ति बहुत है, फिर सुख क्यों नहीं है अभी तुम्हारे पास? क्यों तुम इस तरह बिखरे पड़े हो? तुम्हें तो बहुत सुखी होना चाहिए, क्योंकि बहुत संपत्ति के मालिक हो तुम। तुम्हारे कोई भी आंसू अब मेरा दिल नहीं पिघला सकते। तुम्हारी आंखों में आंसू आदित्य, आज पहली बार देख रही हूँ। जब मैं रोती थी तो तुम हमेशा मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे मैं बहुत कमजोर हूँ, नाटक करती हूँ, रोकर जीतना चाहती हूँ। और आज क्यों रो रही हो तुम? आज भी तुम वैसा ही रहना चाहिए जैसे तुम थे। समय कभी किसी का अपना नहीं होता, इसीलिए किसी के साथ बुरा करने से पहले हर इंसान को सोचना चाहिए। तुम्हारे पास तो फिर भी धन संपत्ति है, सम्मान है, बड़े-बड़े लोगों से तुम्हारी पहचान है, समाज में धाक है। मेरे पास क्या था? एक बार सोचो, समाज ने मुझे क्या दिया होगा, क्या-क्या सहा होगा मैंने, केवल तुम्हारी एक गलती के कारण। मेरा हाथ थाम लेते तो आज तुम्हें रोना नहीं पड़ता। खैर छोड़ो, पुरानी बातें करने का कोई मतलब नहीं है। पता नहीं मैं क्यों कर रही हूँ, बात तो खत्म हो चुकी है। मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय माफ़ी मांगने के। हो सके तो ज़िंदगी में कभी माफ़ कर देना। मैं चलता हूँ, बस इतनी रिक्वेस्ट है कि निर्भय से मिल लेना। उसके चेहरे पर खुशी देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैंने वादा किया है तो निभाऊंगी। मैं वादा खिलाफी नहीं करती। तुम्हारे साथ भी नहीं किया था, तुम्हें याद होगा। कल ही जाऊंगी मैं उससे मिलने के लिए। उसे बता देना, खुश हो जाएगा। उसे खुश देखकर मुझे अच्छा लगेगा। हमारे बीच जो कुछ भी, उसमें उस बेचारे का कोई दोष नहीं। बच्चे तो मासूम होते हैं, उन्हें बच्चों सही रास्ता दिखाने के लिए मैंने थोड़ा बहुत मोटिवेशनल स्पीच देना शुरू किया है। पता नहीं कहाँ तक मैं सफल हो पाऊंगी, परंतु कोशिश करती रहूंगी। मिस्टर मैरी और उर्वशी दोनों का मेरे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इन लोगों के कारण ही आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। हाँ, मैं निर्भय को अवश्य बताऊंगा। ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। मोम इंतजार कर रही होगी। आखिर मैं इतना कहूँगा, अगर कभी भी किसी कारण से भी मेरी आवश्यकता हो तो मुझे याद करना। तुम्हारा एहसान मानूंगा। हाँ, एक और बात, विश यू ऑल द बेस्ट। किसके लिए? तुम आगे भी जो मोटिवेशनल टॉक देने वाली हो उन सब के लिए। तुम सफल रहो, तुम्हें लोग पसंद करें, इसलिए। इतना कहकर अपने आंसू छिपाने के लिए आदित्य तेज कदमों से बाहर निकल गया। आदित्य को जाते हुए देखकर जूही सोच रही थी, ईश्वर मुझे
फिर कभी ऐसा वक्त ना दिखाए कि कोई आवश्यकता हो और मैं तुम्हें पुकारूं। एक बार आवाज लगाऊंगी तो बहुत लोग हैं जो मेरे पास चले आएंगे। थैंक्स गॉड मुझे इतनी कठिन परिस्थिति में खड़े रहने की हिम्मत दी। जूही आदित्य के जाने के बाद कुछ काम करने के लिए उद्यत हुई कि मोबाइल की घंटी बजी। उसने देखा उर्वशी का फोन है। हेलो। हाँ उर्वशी बोलो, क्या खबर है? क्या बताया डॉक्टर ने? खबर अच्छी नहीं है जूही, तुमसे क्या छुपाना। वैसे भी तुम्हें जब तक मैं सारी बातें नहीं बताती तब तक मेरा खाना भी कहाँ हजम होता है। डॉक्टर ने बताया राघवेंद्र में ही कोई कमी है, इसीलिए मैं आज तक कंसीव नहीं कर पाई और आगे भी उम्मीद नहीं है। बहुत साल मैंने इंतजार किया, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। मैं अपने निर्भय को बहुत मिस करती हूँ। जब तक कोई एक बच्चा मेरे जीवन में न आ जाए मैं निर्भय को बहुत मिस करूंगी। तुम ही बताओ मैं क्या करूं। बताओ राघवेंद्र जी में क्या कमी है। अगर नहीं बताना चाहो तो कोई बात नहीं, तुमसे क्या छुपाना जूही। स्पर्म नहीं बन रहे हैं, जो वर्तमान समय के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि बहुत अधिक वर्कलोड है और टेंशन है लाइफ में। ओह यश आई नो। अगर मेरी मानो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ उर्वशी। तुम जो भी कहना चाहती हो कहो, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। बहुत से बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं है। एक ऐसा बच्चा गोद ले लो, एक बच्चे की जिंदगी संवर जाएगी। ये केवल मेरा सुझाव है, मानना न मानना तुम्हारे हाथ में है। जब मेरा बेटा है तो मैं बच्चा गोद क्यों लूं। मैं निर्भय के लिए कोर्ट में अपील करूंगी। मुझे पता है कोर्ट मानेगा नहीं क्योंकि मैंने शादी कर ली, फिर भी आखिरी कोशिश करूंगी। कल मैं निर्भय से मिलने जा रही हूँ। पहले मुझे उसके मन की हालत जानने दो। वो एक बच्चा है, अब तक अपनी दादी और पापा के साथ रहा है, अब उसे अलग करना ठीक नहीं होगा। एक बार तुमसे अलग होकर उसने बहुत मिस किया तुम्हें, दोबारा उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए उर्वशी। एक फ्रेंड और एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के नाते मैं यही सलाह दूंगी। फिर भी मैं उससे कल बात करूंगी। उसे एग्जामिन करके देखना चाहती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, तुम ऐसा कह रही हो तो मैं कल तक इंतजार कर लेती हूँ। राघवेंद्र जी ने क्या कहा? वो तो इतने दुखी है कि मैंने उनसे पूछा ही नहीं, बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। बाद में कभी डिस्कस करके देखेंगे क्या किया जा सकता है। एक बार तुम भी उनसे बात करना, उसके मन में क्या है तुम्हें खुलकर बताएंगे। ठीक है, मौका देखकर मैं एक बार बात कर लूंगी। तुम आओ ऑफिस, फिर दोनों मिलकर बैठकर कुछ तय करेंगे। इससे पहले मैं कल निर्भय से मिलकर आती हूँ। ठीक है, टेक कर, बाय। कल ऑफिस आती हूँ मैं, बाय। मोबाइल बंद करके जूही मन ही मन सोचने लगी, इस दुनिया में सर्व सुखी कोई नहीं होता। उर्वशी के पास सब कुछ है मगर बच्चा नहीं है। आदित्य के पास भी सब कुछ है मगर एक जीवन साथी नहीं है। मेरे पास लेखा जैसी संपत्ति है मगर जीवन साथी नहीं है। फिर भी मुझे लगता है इन लोगों से मैं ज़्यादा सुखी हूँ क्योंकि संतुष्टि होना भी बहुत आवश्यक है। आज मैं जैसा भी जीवन जी रही हूँ उससे मैं संतुष्ट हूँ। लेखा को क्वालिटी टाइम दे पा रही हूँ। लेखा के कारण मॉम डैड के मुख पर खुशी दिखती है तो दिल को सुकून मिलता है। यही सुकून तो सुख है। नहीं तो सुख की परिभाषा क्या है? अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। सही मायने में आज़ादी का यही तो अर्थ है। अब तक आज़ादी का अर्थ गलत तरीके से ले रही थी, यही आज के बच्चे कर रहे हैं। इसीलिए उनको एक सही दिशा देने का मन में ठान लिया तो इसे करने की पूरी कोशिश करूंगी। मॉम डैड के लिए कुछ कर पा रही हूँ, इससे बड़ी संतुष्टि मेरे लिए कुछ नहीं है। सही मायने में अब मैं आज़ाद हूँ। जूही ने आकर अचानक फादर एल्बर्ट मैथ्यू के रूम के दरवाजे पर रुक गई। फादर कुछ पढ़ने में बहुत व्यस्त थे, इसीलिए जूही को नहीं देखा। जूही को फादर को डिस्टर्ब करने का मन नहीं हुआ, परंतु मिलना तो था, थोड़ा सा डिस्टर्ब तो करना ही पड़ेगा। कुछ सोचकर उसने धीरे से कहा, फादर मैं आई कम इन। जानी पहचानी से आवाज कानों में पड़ी तो फादर ने नजर उठाकर देखा, सामने जूही खड़ी थी। यस यस कम इन माई चाइल्ड, कम इन एंड सिट डाउन। व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। खुशी जाहिर करते हुए फादर ने कहा। जूही ने बैठते हुए मुस्कुराकर कहा, थैंक यू फादर, आपको सरप्राइज देने का मन हुआ इसलिए पहले बताया नहीं। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नो नो माय चाइल्ड, आई एम वेरी हैप्पी टू सी यर। मैंने तो सोचा ही नहीं था अचानक मुलाकात हो जाएगी। मैं सोच रहा था एक दिन एक और टॉक के लिए बुलाना है। आज आ गई तो आज फाइनल कर लेंगे। जूही ने आश्चर्य से कहा, अभी कुछ ही दिन पहले तो टॉक दिया था। मेरा टॉक बहुत पसंद आया था क्या लोगों को फादर? हाँ हाँ, लोगों को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। एक्चुअली हमारे स्कूल में इंटर स्कूल गेम्स कंपटीशन होने वाली है। मैंने सोचा उस दिन एक टॉक रखा जाए क्योंकि दूसरे स्कूल के बच्चे आएंगे तो उनके पेरेंट्स भी आएंगे। तुम्हारी इतनी अच्छी मोटिवेट करने वाली बातों का फायदा दूसरों को मिलेगा और तुम और ज़्यादा फेमस हो जाएगी माय चाइल्ड।
मुस्कुराते हुए फादर ने कहा तो जूही भी खुश हो गई। हाँ हाँ फादर, मैं आऊँगी, रियली मैं हैप्पी हूँ कि लोगों को मेरा टॉक पसंद आ रहा है। फादर, मैं एक और काम से आई हूँ, जूही ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ हाँ बोलो, क्या काम से आई हो? फादर, मैं निर्भय चोपड़ा से मिलना चाहती हूँ, दिमाग पर जोर देते फादर ने कहा। हु इज निर्भय चोपड़ा? आई फॉरगेट, टेल मी हिज फादर्स नेम। हिज फादर्स नेम इज आदित्य चोपड़ा। ओ याद आया, आदित्य चोपड़ा। ही इज वेरी हम्बल एंड जेंटलमैन। मेरे स्कूल में बहुत डोनेशन देता है, बहुत काइंड हार्टेड है। आई लाइक हिम वेरी मच। उसका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत समझदार भी। पर तुम उससे क्यों मिलना चाहती हो? तुम आदित्य चोपड़ा को जानती हो क्या? फादर की बात सुनकर जूही क्या जवाब दे समझ नहीं आया, इसलिए थोड़ी देर चुप हो गई। फिर उसे अचानक याद आया कि उर्वशी भी तो बिजनेस वूमन है। उर्वशी का नाम ले लेते हैं। फादर, मैं जिस कंपनी में हूँ अभी, उसकी ओनर उर्वशी कपूर, वो आदित्य चोपड़ा को जानती है। उसने मुझे आदित्य के बारे में बताया है। आदित्य चोपड़ा का बेटा निर्भय मुझसे मिलना चाहता है। आदित्य चोपड़ा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, इसीलिए मैं उससे मिलने आई हूँ। निर्भय इज योर लिटिल फ्रेंड। वेरी गुड वेरी गुड, मैं अभी निर्भय को बुला देता हूँ। फादर ने अपने एक सर्वेंट को आवाज लगाई और कहा, मोहन क्लास 7th में निर्भय चोपड़ा अभी बुलाकर लाओ उसे। टीचर से कहना मैंने बुलाया है। यस सर, मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। थोड़ी देर में निर्भय फादर को विश किया और पूछा, फादर आपने मुझे बुलाया? निर्भय को जैसे ही देखा जूही सरप्राइज हो गई। बिल्कुल आदित्य का डुप्लीकेट, वही नाक, वही आंखें, वही रंग। बड़ा होकर कद काठी भी वैसे ही पकड़ेगा। जूनियर आदित्य चोपड़ा कह सकते हैं। यश माई सन, मैंने आपको बुलाया। सामने जो बैठे इनको पहचानते हो? यश फादर, मोटिवेशनल स्पीकर मिस जूही चोपड़ा है। नमस्ते मैम। निर्भय ने मुस्कुराकर जूही की ओर देखा। निर्भय की मुस्कान देखकर जूही फिर मन ही मन सोचने लगी। निर्भय की मुस्कुराहट बिल्कुल उर्वशी जैसी है, बिल्कुल मीठी सी मुस्कान, दोनों का मिला जुला रूप, बहुत प्यारा सा बच्चा है। एक दिन देखकर ही आपने मुझे याद रखा, आपको मेमोरी बहुत साफ है। निर्भय की बात सुनकर जूही ने आश्चर्य से कहा, मेरे पास आपकी फोटो भी है, मैंने गूगल सर्च करके लिया है। आजकल आप काफी फेमस हो गई है मैम, मुस्कुराकर निर्भय ने कहा। निर्भय की बात सुनकर जूही को उस पर प्यार उमड़ आया तो वो उठकर उसके पास गई और उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम इतना पसंद करते हो मुझे? आई एम योर ग्रेट फैन मैम, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है। बार बार आपका स्पीच मैं यूट्यूब पर सुनता हूँ, आपकी हर बात को याद रखकर उस पर चलने की कोशिश करता हूँ। यू आर वेरी गुड एंड वेरी क्यूट। निर्भय ने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच मैम। जूही ने फिर फादर को रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज फादर, मुझे थोड़ी प्राइवेसी चाहिए इस बच्चे से बात करने के लिए। क्या मुझे एक रूम मिल सकता है? ऑफकोर्स, मेरे रूम के पास ही एक रूम है, मोहन दिखा देगा, वहाँ पर बैठकर आराम से बात करो। थैंक यू फादर, थैंक यू वेरी मच। जूही निर्भय को लेकर उस कमरे में चली गई। निर्भय को प्यार से अपने पास बिठाया जूही ने। उसका मन सोच के गली में भटकने लगा। इतना प्यारा बच्चा, इसे छोड़कर चली गई उर्वशी। इतना कठोर हृदय है उसका। क्या इस बच्चे से ज्यादा प्यार राघवेंद्र से हो गया? मानती हूँ कि आदित्य ने उसको प्यार नहीं मिला तो क्या हुआ, जिस कमी को वो अपनी जिंदगी में महसूस करती है वो कमी तो इस बच्चे से दूर कर सकती थी। पता नहीं क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ होगा दोनों के बीच में, मुझे तो मालूम ही नहीं है। जाने दो मैं क्यों इतना सोचने लगी, पर हाँ, इस बच्चे को देखकर मेरे मन में उमड़ गया। मैम, आप इतना अच्छा कैसे बोल लेती हैं? इतनी अच्छी अच्छी बातें कहाँ से लेकर आती है? निर्भय ने पूछा तो उसकी आवाज़ सुनकर जूही सोच की दुनिया से बाहर आ गई। निर्भय की बातों का क्या उत्तर दे जूही, समझ में नहीं आया। बातें तो जीवन अनुभव से सीखी, उससे कैसे कह दे कि जीवन के अनुभव से सीखी। इसीलिए बच्चे के मन को समझाने के लिए उसने कहा, कुछ जादू की किताब है मेरे पास, वही किताबें पढ़ती रहती हूँ, फिर सबको सुनाती हूँ। अच्छा, तो फिर मुझे भी बताइए कौन सी किताबें हैं, मैं भी पढ़ूंगा और आपके जैसा बनूंगा। आप मुझे पढ़ाएंगी मैम? पहले तो आप मुझे मैम मत बोलो, मुझे आंटी बोलो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है आंटी, बताइए ना, आप मुझे पढ़ाएंगी? आप तो अपनी माँ से भी पढ़ सकते हैं, आपको माँ मिलने आती है ना, उनको कहना पढ़ाने के लिए। माँ का नाम सुनते ही निर्भय के चेहरे पर छाई हुई खुशी की रौनक ने बिल्कुल काले बादल का रूप धर लिया। देखते ही देखते निर्भय के चेहरे का रंग इस तरह बदला। जूही ने बहुत अच्छे से उसे रीड किया और पूछा, क्या हुआ, आप एकदम उदास हो गए? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? आप मुझे नहीं पढ़ाएंगी तो कोई बात नहीं, परंतु मुझे माँ से नहीं पढ़ना। क्यों, माँ से क्यों नहीं पढ़ना? माँ तो सबकी बहुत अच्छी होती है, सबकी अच्छी होती है, परंतु मेरी माँ अच्छी नहीं है। माँ के बारे में ऐसा नहीं कहते बेटा। क्यों ना कहूँ, बार बार कहूँगा, मेरी माँ अच्छी नहीं है। अगर अच्छी होती तो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाती, ना ही दूसरी शादी करती। आप भी तो किसी की माँ है, तो आपने क्या दूसरी शादी कर ली? बहुत ही मासूमियत से सवाल किया निर्भय ने।
निर्भय के सरल बाल मन से किए गए प्रश्न से जूही के मन में दुविधा उत्पन्न कर दी। उसे क्या समझाए, क्या कहे, उसे समझ नहीं आ रहा था। सच ही तो है, कोई माँ अगर बच्चे को छोड़कर दूसरी शादी कर लेगी तो उस बच्चे के मन में माँ के प्रति घृणा उत्पन्न हो सकती है। ये स्वाभाविक ही है। आंटी, आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। क्या आपने दूसरी शादी कर ली? निर्भय का यह मासूम सा प्रश्न ने जूही की आंखों में आंसू ला दिए। इसे लगता है सारी माँ दूसरी शादी कर लेती है। निर्भय के प्रति मेरे मन में प्यार और बढ़ गया। मैं समझती हूँ कि निर्भय को अपनी माँ की कमी बहुत महसूस हो रही है। निर्भय को अपने करीब खींचकर जूही ने उसके माथे पर एक चुंबन अंकित करते हुए कहा, नहीं बेटा, मैंने दूसरी शादी नहीं की। मेरी भी एक बेटी है तुम्हारे जैसी, बहुत प्यारी सी है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ आप बहुत अच्छी माँ है। आप मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी बातें भी बहुत अच्छी अच्छी है। आप मुझे फिर से मिलने आओगी न आंटी? निर्भय का एक और प्रश्न छूटकर जूही मन ही मन सोचने लगी, जरूर आऊंगी बेटा, तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। तुम्हारे मन में सीखने की इतनी ललक है, मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। बच्चों को सिखाने का जो बीड़ा मैंने उठाया है उसे मुझे पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। जरूर आऊंगी बेटा तुमसे मिलने और तुम्हें पढ़ाऊंगी भी। पढ़ाने की बात सुनकर निर्भय खुशी से उछल पड़ा। सच आंटी, कब से आओगी आप? मुझे बेसब्री से इंतजार है उस दिन का। मैं फादर को बता दूंगी, फादर तुम्हें बता देंगे। अब आज चलते हैं बेटा, आप भी क्लास जाओ, आपकी क्लास मिस हो जाएगी। हम फिर मिलेंगे जल्दी ही। जूही ने निर्भय के माथे पर एक क्षणिक चिन्ह अंकित करते हुए कहा, थैंक यू आंटी, बाय, सी यू सून अगेन। एक प्यारी सी मुस्कान बिखरते हुए निर्भय अपनी क्लास की ओर निकल गया। फिर से एक बार जूही फादर अल्बर्ट मैथ्यू के रूम के सामने खड़ी थी। हेजिटेशन हो रहा था जूही को फिर से फादर को डिस्टर्ब करने में। जूही कुछ बोले इससे पहले ही फादर ने उसे देख लिया और अंदर बुला लिया। बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। फादर, एक बात करनी थी आपसे। कैसे कहूँ, समझ नहीं आ रहा। डोंट हेजिटेट, वाट एवर यू वॉन्ट टू से फ्रेंडली एंड फ्रेंकली। फादर, निर्भय मुझसे पढ़ना चाहता है। क्या मैं स्कूल में आकर एवरी वीक में एक दिन उसे पढ़ा सकती हूँ? स्कूल में क्यों, घर में भी तो पढ़ा सकती है। फादर की बातों का क्या जवाब दे? जूही यही सोचकर थोड़ी देर चुप हो गई। फिर उसने बात को संभालते हुए कहा, फादर, रोज घर में टाइम नहीं मिलता। मैं सोच रही हूँ संडे को आकर स्कूल में पढ़ाऊंगी और भी बच्चे आ जाएंगे तो सारे बच्चे एक साथ पढ़ सकते हैं। मेरे घर में इतनी जगह नहीं है। मेरे मॉम डैड एजेड है, उनके साथ कुछ मैनेज करना डिफिकल्ट है। आप अगर मुझे एक रूम में प्रोवाइड कर दे तो बहुत अच्छा होगा। अगर और बच्चे आना चाहेंगे तो मैं उनको भी पढ़ा दूंगी। संडे को बच्चों का मैं एक मोरल क्लास लूंगी। वेरी गुड आइडिया। रूम प्रोवाइड करना तो छोटी सी बात है। तुम संडे को आकर देख लेना, जो रूम तुम्हें पसंद हो वही रूम ले लेना। मैं अपने ऑफिस स्टाफ से कह दूंगा संडे को अगर मैं नहीं आऊँ तो उन लोग मैनेज कर देंगे। मैं सभी टीचर्स को भी बोल दूंगा ताकि वो अपने क्लास के बच्चों को बोल दे, जिनको पसंद है वो संडे को आ जाएंगे। आर यू हैप्पी? यस फादर, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फादर। यू ऑलवेज वेलकम माई चाइल्ड। यू डूइंग ए गुड जॉब। आई लाइक योर एटीट्यूड एंड स्पिरिट। अच्छा फादर, अब मैं चलती हूँ, संडे को आऊँगी, मुझे भी ऑफिस जाना है। हैव ए गुड डे, बाय। जूही खुशी खुशी फादर के रूम से बाहर निकली। कार ड्राइव करते करते जूही सोच रही थी, मुझे अभी जाकर उर्वशी से निर्भय के बारे में सारी बातें करनी चाहिए कि नहीं। उर्वशी तो पूछेगी जरूर, बात स्पष्ट कर ही लेनी चाहिए। सच जानकर उर्वशी को शायद बहुत दुख होगा, मगर कुछ नहीं कर सकती। सच को छुपाना भी तो ठीक नहीं है। ठीक है, जाकर पहले मुझे एक बार आदित्य को सारी बातें बतानी है। इतना प्यारा लड़का है निर्भय, उसके लिए मुझे भी अपना मन थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा। आदित्य कुछ काम में व्यस्त था, इतने में मोबाइल की घंटी बजी तो उसने देखा जूही का कॉल है। अचानक जूही का कॉल देखकर वो सरप्राइज भी हुआ और खुशी भी हुई उसे। जब से आदित्य जूही से अलग हुआ है, आज तक जूही ने कभी कॉल नहीं किया। आज पहली बार उसने आदित्य को कॉल किया, वो भी निर्भय के लिए। हेलो, हाँ जूही बोलो, क्या बात है? मैं तो सरप्राइज हो गया तुम्हारा फोन देखकर। इम्पोर्टेंट बात है इसीलिए फोन किया। क्या बात है? निर्भय को लेकर बात करनी है इसीलिए फोन लगाया, वरना तुम्हें तो मैं फोन कभी नहीं लगाती। तुम्हारा गुस्सा, अभिमान, जो भी कहो जायज है। बोलो क्या बात है? निर्भय को लेकर कौन सी बात करनी है? अभी मैं निर्भय से मिलकर आ रही हूँ, बहुत खुश था मुझसे मिलकर। बहुत प्यारा बेटा है तुम्हारा। बेटे का मुखड़ा देखकर ही जिंदगी जिया जा सकता है, इतना प्यारा है। मुझे उससे प्यार हो गया। उसने मुझसे पढ़ने की जिद की, इसीलिए मुझे उसकी जिद माननी पड़ी। संडे को मैं स्कूल जाकर उसे पढ़ाऊंगी। फादर ने मुझे एक रूम दिया है, उसके साथ और बच्चे आना चाहेंगे तो उनको भी पढ़ाऊंगी। आदित्य को लगा कि वो अभी कुर्सी से खुशी के मारे उछल पड़ेगा। अपनी खुशी बिना दबाए आदित्य ने कहा, क्या कहा तुमने? तुम संडे को पढ़ाने जाओगी निर्भय को? एक संडे, वो भी मेरे बेटे को देने के लिए तैयार हो गई। इसके लिए तुम्हें थैंक्स कहूँ तो बहुत छोटा शब्द हो जाएगा।
जीवन भर तुम्हारा आभारी रहूंगा मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। सारे सब्जेक्ट पढ़ाओगी क्या? नहीं, सारे सब्जेक्ट नहीं, केवल मोरल क्लास लेनी है जिसकी बहुत आवश्यकता है आजकल। पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। तुम जो भी कहो सर आंखों पर। बोलो क्या वादा करना है? निर्भय को छोड़कर तुम बाहर से ही निकल जाओगे, मुझसे मिलने नहीं आओगे। तुम्हारी हर बात मुझे मंजूर है। तुमने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया तो मैं इतना नहीं कर सकता क्या? अगर कभी तुमने बुलाया तो ही आऊंगा, अदरवाइज कभी नहीं आऊंगा। मेरा वादा रहा। ठीक है, फिर संडे को 10 बजे तक निर्भय को स्कूल छोड़ देना। 2 घंटे की क्लास लूंगी, 12 बजे आकर उसे ले जाना। बाहर इंतजार करना, निर्भय खुद आ जाएगा। तुमसे वादा किया है जूही, निभाऊंगा भी। एक बार अपना वादा टूटा, दोबारा टूटने नहीं दूंगा। एक बार मुझ पर भरोसा करके देखो। ठीक है, रखती हूँ। जूही ने मोबाइल बंद कर दिया। मोबाइल बंद करने के बाद भी कुछ देर अपने कानों से मोबाइल लगाकर आदित्य ने और महसूस करता रहा जूही की मीठी मीठी आवाज को। आज उसका मन खुशी से पागल है। इतने सालों बाद उसके चेहरे पर यह खुशी की आभा बिखरी है। वो मन ही मन कह उठा, इतना बड़ा उपकार करने के लिए दिल की गहराइयों से मैनी मैनी थैंक्स जूही। माई लव, तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं मरते दम तक तुम्हें नहीं भूल सकता, ना ही किसी का हाथ पकड़ सकता हूँ। आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करूंगा, ये सोच कर कि शायद तुम लौट कर आओ। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।